प्रतीक, आप सबसे पहले मैं कहना चाहती थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशियस टाइम अपना निकाला स्केड्यूल में से हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड वी कैन स्टार्ट बाय कि आप कौन हो। आप बताओ कि आप कौन हो और क्या करते हो, लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो मारिया, मेरे से ज़्यादा आई थैंक यू, क्योंकि यू टुक द एफर्ट कि आपने कहीं मुझे लिंक्डइन पे देखा होगा और वहाँ से आपने रीच आउट किया। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो अप्रोचेबल बनना चाहता है। अगर कोई भी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखेगा तो वहाँ पे उसको दिखेगा प्रतीक अप्रोचेबल तोषनीवाल। मेरी वाइफ हमेशा मेरे से कंप्लेन करती है कि तुम रात को 12 बजे भी किसी का भी फोन उठा लेते हो, वो अननोन नंबर भी हुआ तो। सो मैं अपनी जर्नी को थोड़ा वैसा जीना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ मेरी लाइफ में किया है, और अगर मेरे से बेहतर या मेरे जैसे भी अगर 100 जन बनना चाहते हैं और वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट नॉलेज और विजडम। आई एम श्योर वो मेरे से ज़्यादा एक्सेल करेंगे, क्योंकि उनको आगे उतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इवोल्यूशन मिलेगा। सो दैट इज़ वाई मैंने वो अप्रोचेबल का टैग अपने बारे में सोचा था कि यार मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मतलब बहुत लोग सरप्राइज होते हैं कि मेरे ईमेल्स एकदम क्लियर है, कोई जंक ईमेल भी मतलब अनरेड नहीं होता है। मेरा लिंक्डइन क्लियर है, मेरे मेरे मोबाइल पे अनरेड चैट्स नहीं होते। तो आई टेक आउट दैट 10-15 मिनट्स जो दिन में मुझे चाहिए होते हैं टू मेक इट क्लीन। और लोगों को बहुत ओसीडी होता है कि घर साफ होना चाहिए, बेड साफ होना चाहिए, पर लाइफ कई बार लोगों की साफ नहीं होती, क्योंकि मैसी मैसी चीजें आपके फोन्स में हैं, आपकी ईमेल्स अनरिप्लाइड हैं, वॉट एवर रीजन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे पहले जरूरी था एज इंसान मैं सबसे पहले क्लीन बनूं, उसके बाद अपनी अपनी चीजों को धीरे धीरे इवॉल्व करते जाऊंगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं मास्टर्स तक कैसे पहुंचूं। तो मास्टर्स तक पहुंचने के लिए जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, मुझे लगा हाँ यार वेरी गुड, क्यों मेरे को भी सीखने मिलता है और मैं थोड़ा बहुत सिखा भी सकता हूँ। तो दोनों प्लस एंड माइनस। मेरा ये मानना है कि मैं किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए हमेशा नंबर वन रहूँ, क्योंकि अ, आज के दिन पे मेरे से 15 साल पहले वाले जो लोग हैं, वो मेरे एज तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। तो क्योंकि वो लाइफ में उनको वो एक उनका पूरा सराउंडिंग चेंज हो रहा है। आज 15 साल का एक कोडर है, हमें कोडिंग नहीं पता होती थी 15 साल में क्या होती है। ठीक है, तो वो बड़े बड़े एआई के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। तो ये एक चेंज है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो हम अपडेटेड रहने के लिए अपने यंगस्टर्स के साथ कनेक्टेड रहें। तो दैट इज प्रतीक तोषनीवाल फॉर यू। बट हाँ, एज अ बैकग्राउंड आई एम बॉर्न इन असम। मैं असम से हूँ और फिर सूरत चला गया था, पापा शिफ्ट हो गए थे तो मैं सूरत था। मेरी चाइल्डहुड सारी सूरत में निकली है टिल 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं बॉम्बे था फॉर 9 इयर्स। मैंने केपीएमजी के साथ काम किया और मैं नरसी मोहनजी पास आउट हूँ। केपीएमजी के साथ काम करते करते मुझे पता चला यार मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप की एक थोड़ी सी जगह है, पता है मेरे को। हाँ, थोड़ा सा था कि कुछ अलग करें या कुछ नया करें या खुद का करें। नया नहीं भी करें तो खुद का करें, जो भी करें। और थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स का उस समय ज़माना भी था 2016 के आसपास। तो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया। लकीली 2017 में जब मैं वापस सूरत शिफ्ट हुआ, मैंने पापा के साथ काम चालू करना चालू किया। तो इट इज़ बेस्ट सेड कि आप अपने आइडियल के साथ जब काम करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो, एंड माई डैड हैज़ बीन माई आइडियल ऑलवेज। तो मेरे को था कि यार चलो अच्छा है, साथ भी रह लेंगे और बहुत कुछ सीख भी लेंगे। तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी 4 इयर्स की, जब तक मैं उनके साथ था। बहुत कुछ सीखा। ग्राइंड नहीं कर पाते थे क्योंकि घर का काम घर का काम होता है, राइट। आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो ना, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपके पापा ड्रिवन है या आपकी फैमिली ड्रिवन है, तो उसमें आपकी असलियत 100% कभी नहीं आती। और उसका एक ही रीजन है, और अगर आती भी है तो वो मतलब उससे आप कहीं ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में आती है, बाकी ऐसे नहीं आती। रिजर्वेज अगर आपने खुद का कुछ किया है या किसी और के अंडर काम कर रहे हो, वहां जो आपकी 100% कैपेसिटी होती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। ये मैंने फील किया है। तो मैंने वो देखा कि यार मैं थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज भी रह रहा हूँ, मैं हेल्प भी नहीं कर पा रहा, और क्या कुछ नए करें। तो सूरत जैसी सिटी में हमारा था कि यार एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो हमने वो चालू किया, हम चार दोस्तों ने वो चालू किया। आईवी ग्रोथ के नाम से वो जाना चाहता है। हम स्टार्टअप्स को, स्मॉल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हम फंड करते हैं, और खुद के चेक से भी,
और उनके लिए कैपिटल रेज भी करते हैं। और बस ये जर्नी हमने 4 साल दी है। मैं 2022 में यूएई शिफ्ट हो गया था, और उसका एक ही रीजन था कि क्यों नहीं इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल स्पेस मिले और ग्लोबल स्टार्टअप्स को इंडियन स्पेस मिले। तो उस कनेक्टिविटी के लिए मैं यूएई शिफ्ट हुआ था। तो ये मेरी हिस्ट्री और ये मेरे बारे। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब जो आपने एक बात बोली बीच में, उससे मुझे भी अपना इंसिडेंट याद आया, वो घर वाला, कि घर में आप जब भी होते हो तो आप अपना पूरा कैपेसिटी मतलब नहीं यूटिलाइज कर पाते। वैसे लाइक मैं एक इंटरव्यू देने गई थी कॉलेज के बाद। उन्होंने मुझसे पूछा आपको कौन सा स्टेट चाहिए, मतलब जॉब के लिए आपको कौन सा स्टेट चाहिए। मैंने चूज किया ऑब्वियसली मुझे दिल्ली चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों, आई सेड के मेरा घर है यहाँ पे। तो उन्होंने जब बाद में फाइनल लिस्ट आई, उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ के मुझे मुंबई दिया। एंड मैंने उनसे फिर बात करी कॉल पे कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको कहा था। उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट परफॉर्म एट होम, और तुमने करेक्ट। कहा कि यू वांट टू बी इन दिल्ली बिकॉज आपका घर है वहाँ पे, तो दैट मीन्स यू आर होम सिक। और वो आपको करेक्ट। कहीं ना कहीं परेशान करेगा, मतलब आपकी ग्रोथ में हैम्पर करेगा। तो ही सेड कि आपको घर से निकलना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने हाँ, मुझे वो लोकेशन दी। आप कभी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल ही नहीं पाओगे अगर आप अपने अपने से, मैं खाली घर नहीं बोलूंगा, मैं अपनी सराउंडिंग्स बोलूंगा पूरी। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ भी है तो बात एक ही है, मतलब वो सराउंडिंग्स अगर आपकी कंफर्टेबल है ना, तो आप कभी अनकंफर्टेबल जोन पे जाके अपनी 100% कैपेसिटी को जान ही नहीं पाओगे। तो मेरा इंटेंशन हमेशा से ये था कि मैं जितना अलग कुछ कर सकूं उसमें मैं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं फेल भी होता हूं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि फेल ही तो है, मतलब कोई दी एंड थोड़ी हुआ है, इसको नई तरीके से कर सकते हैं, नई चीजों डाल सकते हैं, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाए उस पर फोकस ज्यादा रहता है। तो मैं ओवर थिंकर से ज्यादा ओवर प्रॉब्लम सोल्यूशन मेकर हूँ। मतलब प्रॉब्लम की अगर सोल्यूशन है उसको कैसे ढूंढा जाए उस पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है, रेदर देन मैं ये सोचूं यार मैंने लास्ट टाइम गलत क्या किया था। ठीक है, लास्ट टाइम हो गया, उस पर थोड़ा सा सोच कर लिया, अब वापस इम्प्लीमेंटेशन। आइडिया तो आप इंडिया में भी जाओगे सबके पास आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन वाले बहुत कम लोग हैं, एंड मेरे लिए एग्जीक्यूशन हमेशा की होता है। और दो चीजें इसके साथ, एग्जीक्यूशन के से नहीं हार मानने वाला जो जज्बा होता है ना, वो है मेरे में, आई विल नेवर क्विट। आई मे फेल बट आई विल नेवर क्विट, क्योंकि वहां पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। तो मेरी लाइफ में फुल स्टॉप बहुत कम लगता है अगर मैं किसी चीज को लेके बढ़ रहा हूँ। तो बस ये सब चीजें थी, और मुझे लग रहा था, मतलब मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में आ गया हूँ जहाँ पे हर दिन मेरा फुल स्टॉप ही लग रहा है, कोई एडिशन ही नहीं कर पा रहा, कुछ नया ही नहीं कर पा रहे। तो उसको कैसे बड़ा किया जाए, तो फिर हमने ये स्टार्टअप्स वाला देखा जहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, और इट इज नॉट इजी। अगर मैं किसी को भी बोलूँ यार कि यार आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या स्टार्टअप बनाना है, इट इज नॉट इजी, बट ठीक है, आई हैड गुड सपोर्ट। एंड फिर थोड़ा सा एक, मेरे पापा भी बोलते हैं मैं थोड़ा सा किसी की सुनता नहीं हूँ। अगर मुझे जो करना है वो करना है, वो एक जज्बा है कि करना है। कई बार मैं गलत होऊंगा तो वो मुझे बोल देंगे, लेकिन ग्लैड कि मैं इस बार सही था, तो वो आज मेरे पे प्राउड करते हैं कि हाँ आपने ये किया। तो वो एक, बस एक वो जर्नी है जो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा यही कहना होता है लोगों से कि यार अपने जगह पर काम मत करो, अगर अपने जगह पर काम कर रहे हो ना तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग 100%। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। तो आप अभी यूएई में क्या कर रहे हो? सो दो चीजें हैं मेजरली। देखो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ऑब्वियसली एक फर्म है जिसमें हम सब कुछ करते हैं, बिजनेस सेटअप, मतलब यूएई में अगर कंपनी खोलनी है, या हम 12 अलग देशों में भी कंपनीज खोलते हैं, टैक्स अकाउंटिंग कंप्लायंस करना, वैल्यूएशन करना, कॉर्पोरेट फाइनेंस में डेट कैपिटल रेज करना, ऑडिट्स करना। तो ये हो गया हमारी एक सीए फर्म। मैं शीतल सोनी के साथ पार्टनर हूँ यहाँ पे, हम दो पार्टनर्स हैं। शीतल सर यहाँ पे 20 साल से ऑलरेडी हैं यूएई में। तो उनका भी था कि अब मैंने जॉब्स बहुत कर ली, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो इस तरीके से हमने ये चालू किया था। आज हम 40 मेंबर की टीम है एमआईसीएस में। सो वो एक प्रैक्टिस सेगमेंट है, पर मेन उद्देश्य हम दोनों का यही था कि यार हम कैसे इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएं, तो कैसे इंडियन स्टार्टअप्स को हम एक ग्लोबल रोड मैप दें, और ग्लोबल स्टार्टअप्स जो है उनको इंडिया का एक्सेस कैसे दें। तो हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट पे काफी काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ धीरे धीरे ड्वेल्व इन करना चालू किया है। अपना खुद का एक आगे जाके फंड भी लाने की इच्छा है कि हम एक फंड लाएंगे जिससे हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करेंगे।
अभी हम करते हैं पर्सनल कैपेसिटी में, पर फंड होता है तो चेक साइज बढ़ जाती है। तो उस तरीके का एक विजन है। और इंडिया जहां 2012-13 में था स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हमें ऐसा लगता है यूएई आज है। तो नेक्स्ट 10 साल मिडिल ईस्ट मार्केट विल ग्रो, और वो ग्रोथ से दोनों फायदा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पॉपुलेशन नहीं है जो इंडिया से उन्हें एक्सेस मिल सकती है, और इंडिया में कई बार ग्रोथ कैपिटल या मार्केट कैपिटल जब चाहिए होता है एक्सपोर्ट्स करने के लिए, तो वो मार्केट हम मिडिल ईस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सोल्यूशन के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं यूएई शिफ्ट हुआ था। ये ऑब्वियसली स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में हम करते ही हैं। हर महीने हम कोई ना कोई स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करते हैं, वहाँ पे हमारी टीम है जो काम करती है, और हर जून हम स्टार्टअप हमारा इवेंट भी करते हैं। तो दैट इज गोइंग ऑन। पर उसके साथ साथ एक ये था कि नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया मिडिल ईस्ट की अगर हम जर्नी को ग्रो कर पाए, तो वो हमारा एक इंटेंशन था। तो अगर मतलब मैंने यहाँ पे ये भी देखा है, लोगों को कई बार एग्जीक्यूशन करना भी चाहते हैं बट वो आता नहीं, दैट मीन्स के करेक्ट। नॉलेज की कमी है। अगर मान लीजिए कि कोई सीरियस है अपने स्टार्टअप को लेकर और वो स्टार्ट भी करना चाहता है, बट दे डोंट नो कि फंड रेज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और करनी कैसे है, हमें रेज सही तरीका क्या है। तो आप उस पर थोड़ा सा बता सकते हो क्या कि लाइक इन्वेस्टमेंट अगर स्क्रैच से समझानी हो कि क्या होती है। हम सुनते हैं सीरीज ए राउंड, सीरीज बी राउंड, ये सब क्या होता है और कैसे कर रखा रह जा सकता है। तो वो तो ग्रोथ स्टेज हो गया, मैं थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ। आज मैं ये मानता हूँ कि अगर इफ आई हैव, मेरे पास अगर 100 दिरहम या 100 रुपए हैं, तो मैं उससे ज्यादा का विजन एक बार के लिए ना देखूं। राइट, मैं पहले उस 100 रुपए में क्या बना सकता हूँ उसको वहां तक पहुंचूं। लोग भूल जाते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि हम कंपटीशन रेस में भाग रहे हैं। हम अपनी जर्नी को भूल के कंपटीशन में जा रहे हैं कि यार मेरा वो कॉम्पिटिटर है, वो ऑलरेडी $1 बिलियन बन गया है, तो मैं कैसे जल्दी से $1 बिलियन बन। इसलिए आइडिया राइट होते हुए भी वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उस एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते। सबसे पहले फाउंडर या किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई आइडिया है, तो उसका पहला रोल होना चाहिए उस आइडिया को एक ड्रॉ करे कि उसका स्मॉल स्मॉल स्टेप्स क्या है। अगर उसे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। हम घर बनाने में सबसे पहले एसी में जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। वो सोच ही गलत है कि हमको एसी तो लास्ट रिक्वायरमेंट है। हमारे घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जगह चाहिए। राइट, तो वैसे ही बिजनेस बनाने के लिए हमको सबसे पहले, अगर आप अकेले बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप अकेले बनाओगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से अलोन फाउंडर और अ सिंगल फाउंडर विदाउट अ टीम विल डू ओनली लेस। राइट, तो आपको सबसे पहले एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी, इवन इफ नॉट को फाउंड। आप मत दो इक्विटी किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपने बजट में कितने लोगों को जॉब दे सकते हो, वो पूरा एक कॉस्ट रेशियो एनालिसिस ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। तो वो सारी चीजें, उसके बाद क्या मैं अगर 9 महीने इस प्रोजेक्ट में डालूं या 6 महीने इस प्रोजेक्ट में डालूं, और एट द एंड माई अल्टीमेट रिजल्ट इज स्टिल जीरो, कैन आई सस्टेन आफ्टर 9 मंथ्स। ये एक विजन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चालू करना पड़ेगा, शायद एक आदमी से पहले। देखो, मैं ये मानता हूं सबसे पहली चीज जो होती है फैमिली और फ्रेंड्स। एक जूम मीटिंग करो, अपने आइडिया को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शोकेस करो। इतना तो कर सकते हो, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। इतना करने के बाद आप ओपिनियन सर्वे पोल लो कि आपको कैसा लगा। मैं बोल रहा हूँ 50% भी अगर एग्री करते हैं ना, 50% भी गो फॉर इट। और फिर उसमें धीरे धीरे एग्जीक्यूशन में आपको फैमिली सपोर्ट जितनी मिल सके उससे करो। और एक बार अगर आपने एक बार एक रेवेन्यू आइटम को पकड़ लिया ना, एक लाइन ऑफ रेवेन्यू पकड़ ली ना, भले ही आप लॉस में हो, लेकिन एक लाइन ऑफ रेवेन्यू हो गई ना, तो चर्निंग चालू हो जाती है, आप जिससे मॉडल बना सकते हैं। सर्विस बेस्ड है तो ये हो, प्रोडक्ट बेस्ड है तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोबोट बनाना है और वो रोबोट की कुछ फीचर्स हैं, तो रोबोट बनाने में खर्चा लगेगा, तो क्या वो आप खर्चा कर सकते हो? डे वन से प्लीज डोंट फाइंड इन्वेस्टर्स। वो एक जो सोच है ना कि कैपिटल मिल जाएगा बहुत इजीली हमारे आइडिया पे, ठीक है, वो एस्टैब्लिश फाउंडर्स कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम फाउंडर्स है ना, उनके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपका स्किन इन द गेम क्या है, आपने क्या बनाया है अभी तक जो आप पे लोग पैसा लगाएंगे। तो आपका सबसे पहला राउंड जो होगा वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स से होगा। बॉस, मैंने इतना कैपिटल लगा दिया मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नाउ फैमिली फ्रेंड्स इज नॉट अ राउंड, इट्स अ कैपिटल जो मैं खुद का ला। फिर आपको एक फेज लेना पड़ेगा, मे बी एक्सेलरेटर के या इंक्यूबेटर के। इंक्यूबेटर्स बहुत है इंडिया में, अब तो हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट्स के भी। अगर आपको वो समझ में आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एंजल नेटवर्क्स बहुत है इंडिया में जिनके साथ आप इंक्यूबेट हो सकते हो। वो भी आपको 5, 10, 15, 20 लाख रुपए दे, प्लस गवर्नमेंट ग्रांट्स। एवरी सिटी इन इंडिया नाउ
हैज ग्रांट्स। तो अगर आपको ग्रांट चाहिए या गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, आपको एक पिच बुक बनानी है, उनको समझाना है, उनको बिजनेस मॉडल दिखाना है, और वो ग्रांट देते हैं। और ग्रांट्स 50 लाख रुपए तक है, छोटी ग्रांट्स नहीं है। 5 लाख से 50 लाख रुपए बहुत होती। आपको इस जर्नी को जीना पड़ेगा। यहां से इस 50 लाख से आप 1 साल की जर्नी बताओ कि हम 2 करोड़ पे पहुंचे, 1 करोड़ पे पहुंचे, उसके बाद कैपिटल रेजिंग पे जाओ। उससे पहले मैं रिकमेंड कभी नहीं करता, क्योंकि जोमेटो को जोमेटो बनने में बहुत टाइम लगा। मैं अभी रिसेंटली दीपेंद्र गोयल का एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था, जिसमें ये रहा यार, हमारे टाइम पे तो हम कैपिटल रेस पे जाते ही नहीं थे। हम धंधा करें या कैपिटल रेस करें, राइट? लोग आते थे, हम राउंड कर लेते थे, वो हो जाता था। वो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था। हमारे लिए वैल्यूएबल था बिजनेस बनना। तो ये जो सीरीज ए सीरीज बी तब आती है जब आपकी एक पूरा ग्राउंड लेवल रेडी हो जाता है। तो आई फील कि जब जेरोदा बूटस्ट्रैप हो सकता है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज राउंड्स के बारे में नहीं सोचते, तो आज के फाउंडर जस्ट बिकॉज उनकी कॉम्पिटिटर्स आज क्या कर रहे हो मत देखो, क्योंकि ये सारी कंपनीज 2010, 9, 10, 11, 12, 10 साल लगे हैं। वो जहां तक पहुंचे हैं उन्होंने 10 साल दिए। सक्सेस अगर ओवरनाइट आ रही है ना, तो सक्सेस रहेगी नहीं आपके साथ बहुत लंबी। सक्सेस को पाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उसका कोई कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपने शॉर्टकट से सक्सेस पा भी लिया, और ये मैं बहुत एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ, चलो मैंने आपको 50 लाख रुपए आज दे दिए मैंने आपके बैंक अकाउंट में, आप क्या करोगे? 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 50 लाख का जवाब नहीं होता लोगों के पास कि हम क्या करेंगे। बस हम मार्केटिंग में डाल देंगे, हम ये कर देंगे, पर कोई बिजनेस सोल्यूशन नहीं। सो ये पहले लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अपने बजट में। नेवर अपने बजट से ऊपर का कभी विजन देखो। ड्रीम्स इट्स गुड कि आपको $1 बिलियन कंपनी बनानी है, बहुत अच्छी बात। सपनों के पैसे नहीं होते, पर खर्चे तो डे बाय डे आप पाल रहे हो। उसको तभी पालना जब आपके पास वो जर्नी रेडी है। तो सबसे पहला आइडिया को आपने सर्वे किया, वो अप्रूव हुआ, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करते करते साथ में गवर्नमेंट की मदद और फैमिली फ्रेंड्स की मदद से एक पैसा थोड़ा सा इकट्ठा किया, वहां से आपने जर्नी ग्रो की, और उसके बाद आपने ग्रोथ कैपिटल लिया। तो ये जो सीरीज ए सीरीज बी आता है, वो उस तरीके से होता है। सो अब तो शार्क टैंक भी है, तो बहुत सारे शोज है जहाँ पे ये होता है। तो ये एक तरीका है जो मेरे हिसाब से एक ऐसा तरीका है जो सॉलिड फाउंडेशन के साथ रहे। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एकदम से आप फंडिंग लेने चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता और कोई इन्वेस्ट भी करेगा। मतलब इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर आप एकदम से फंडिंग लेने चले जाओगे। करेक्ट। तो अच्छा, आप ये बता सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल अब कोई फंड रेज करने के लिए रेडी है, तब उसको क्या अप्रोच करनी चाहिए? तब वो क्या कर सकते हैं? किसको अप्रोच करनी चाहिए? कैसे जाना चाहिए? देखो, फंड रेज जब करना होता है ना, फंड रेज करने के लिए आपको राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। अब राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? अगर एआई बेस्ड इन्वेस्टर है और आप एक जनरल वीसी फंड के पास जा रहे हो जो सेक्टर एग्नोस्टिक है, शायद वो सही तरीका नहीं। तो आपको एआई बेस्ड आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जो एआई बेस्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर, वो शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको इन्वेस्टर्स के बारे में पता चल सकता है, और सबसे बेस्ट तरीका तो लिंक्डइन है। आप वो रीच आउट कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हो। काफी लोग कोल्ड ईमेल्स का रिप्लाई देते हैं, लेकिन आप ये बोलोगे कि हमने तो बहुत रीच आउट किया और कैपिटल रेज फिर भी नहीं हुआ, वो ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि कैपिटल रेज हो या नहीं हो, वो गारंटी तो कहीं भी कोई भी नहीं देगा। पर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, मैंने ये समझा है और जाना है, अगर आप इस रूम में बैठे हो ना, तो इस रूम के बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या आपकी सर्विस अच्छी है। अगर आपकी प्रोडक्ट और टेक अच्छा है तो इसी रूम में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर आपको रीच आउट्स करने पड़ेंगे। कई बार लोगों के नेटवर्क्स होते हैं। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के इवेंट्स बहुत होते हैं स्टार्टअप्स के, आप वहां जा सकते हो। आपको जहां जहां मौका मिले टू शोकेस कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, तो वो बताओ, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल सकता है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपने एलुमनाइज से पूछो। अगर आप यंग स्टार्टअप फाउंडर हो और आपके पास कॉलेज या स्कूल की हिस्ट्री है, तो क्यों नहीं उस एलुमनाई बेस को यूज करें। सो दैट इज अनदर एरिया जहां से आपको बहुत इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपको इंडिया इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर जर्नी यहाँ से चालू होती है। और डेटाबेस के लिए प्लेटफॉर्म्स जो हम जनरली देखते हैं, जो लोग यूज करते हैं, पिचबुक है, वेंचर इंटेलिजेंस है, तो ये सारे डेटाबेस लोग यूज करते हैं टू रीच आउट। तो इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है। हम लेकर आ रहे हैं एक
मिनी प्रोग्राम फंडिंग से रिलेटेड, जिसमें हम फंडिंग के बारे में A to Z सारी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये सिखाएंगे कि आप अपने स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे रेज कर सकते हो। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम में सीखने को मिलेंगी। तो अब ये प्रोग्राम है किसके लिए, इसको कौन कौन ले सकता है? सबसे पहले, अगर आपका कोई स्टार्टअप है या आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आपको फंडिंग रेज करनी है या फ्यूचर में करनी पड़ सकती है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। सेकेंडली, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो भी आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि फंडिंग किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है और हम फर्स्ट बैच में बहुत ही लिमिटेड लोगों को ले पाएंगे। तो अगर आपको इसकी वेट लिस्ट ज्वाइन करनी है ताकि इस प्रोग्राम की सबसे पहली एक्सेस आपको मिले, उसके लिए आपको सबसे पहले इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। उसमें आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना है। डीएम में आपको लिखना है फंडिंग यूट्यूब, और उसके बाद हम आपको वेट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल आता है लाइक शार्क टैंक में भी, कि लोग वैल्यूएशन सही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लाइक जो पिच कर रहा है वो भी कई बार अपनी वैल्यूएशन गलत बताता है, मतलब वो गलत अमाउंट रेज करने के लिए गलत इक्विटी बोलते हैं। और कई बार इन्वेस्टर भी उस चीज का फायदा उठा लेते हैं कि लाइक अगर उसको नॉलेज नहीं है जो पिच दे रहा है, तो कम फंडिंग देकर ज्यादा इक्विटी उठा ले। तो इसका सही तरीका क्या है, सही नॉलेज क्या है कि हम एज एन इन्वेस्टर और एज अ पिचर भी हमें पता हो कि वैल्यूएशन हमें कैसे डिसाइड करनी है एंड कितनी इक्विटी हमें देनी है फॉर एक्सचेंज ऑफ कितनी फंडिंग। इस चीज का क्या सही तरीका है? सही गलत अगेन मेरे को नहीं पता सही तरीका क्या होता है, पर अगर आप अपनी कंपनी की वैल्यू डिसाइड करते हो, उसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना ग्रीडी हूँ या मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। ग्रीडी आदमी तब होता है जब जिसको पैसे चाहिए होते हैं और वो डायर स्टेट पे होता है, फिर उसको कुछ भी पैसा मिले उसके लिए वो कुछ भी इक्विटी दे देगा। जो कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके सामने आप 500 करोड़ भी रख दो, वो तब तक नहीं देगा जब तक उसकी इक्विटी उतनी जा रही है जितनी उसको देनी। पैसे से वैल्यूएशन नहीं बनती, बिजनेस से वैल्यूएशन बनती। और बिजनेस सिर्फ ये नहीं होता कि रेवेन्यू क्या है, क्योंकि टेक बेस्ड कंपनीज में कई बार रेवेन्यू होता ही नहीं। उनके लिए रेवेन्यू है कि कितना कस्टमर है हमारे पास, कितने लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और यूसेज टाइम क्या है। आज फेसबुक को दिन में मैं 50 मिनट यूज कर रहा हूं, अगर वो मेरा एवरेज टाइम है, देन इट हैज अ वैल्यू, राइट। जरूरी नहीं है कि उस फेसबुक 50 मिनट से मुझे रुपए जितने आ रहे हैं वही मेरी वैल्यू होती है। हाँ, रेवेन्यू फोकस होना बहुत जरूरी है एक स्टेज के बाद, बट टेक बेस्ड कंपनी में इनिशियली रेवेन्यू यही होता है कि उन्होंने कितने कस्टमर अक्वायर किए, क्या रिपीट रेशियो है, क्या यूसेज टाइम है। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो रिपीट रेशियो क्या है, कितने कस्टमर्स तक मेरे प्रोडक्ट बेचे, क्या वो मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा है कि नहीं। कई बार आप देखोगे बस लोग बेचने के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स लगा लेते हैं और बर्न करते रहते हैं, और फिर बोलते हैं हमारा बर्न है 25 लाख रुपए लेकिन हमारी वैल्यूएशन है एक्स। तो वो सही तरीका नहीं होता वैल्यूएशन करने के लिए। तो जो आप शार्क टैंक कंपनीज की बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा देखो मूवीज और टीवीज के हिसाब से भी बनता है, तो उसको हम थोड़ा नजरअंदाज करें और हम ये सोचें कि यार मैंने एक बिजनेस बनाया है, मैंने इसमें 2 साल दिए हैं, मेरे को लगता है ये 2 साल में इतने का बिजनेस बना है। अगर आप किसी फाइनेंस और बंदों से पूछोगे तो वो तो बोल देंगे 8-10 मल्टीपल बिट्टा का ले लो, वो आपका वैल्यूएशन हो गया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका टेक कैसा है, आपकी एक्विजिशन रेशियो क्या है, आपका रिपीट रेशियो क्या है। सो मल्टीप्लायर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए, बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है इज योर कॉन्फिडेंस ऑन योर। अगर मुझे मालूम है ना कि मैं 5% से ज्यादा मेरी कंपनी का नहीं बेचना चाहता, तो वो मैं 5% में कितना कॉन्फिडेंट हूं, दैट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो ग्रेट फाउंडर्स नेवर चेज मनी, दे चेज वैल्यूएशन। दे विल ओनली बी कॉन्फिडेंट बिकॉज उनको मालूम है कि यार इस कंपनी की वर्थ इतनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम राउंड्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और क्योंकि किसी इन्वेस्टर ने हमारे राउंड के वैल्यूएशन को लॉक कर दिया है, हम उससे नीचे का वैल्यूएशन पे पैसा नहीं ले सकते। लास्ट 2 साल में सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं, लोगों ने लिए हैं बट जनरली नहीं लेते क्योंकि डाउन राउंड होता है। लेकिन मेरा ये मानना है सही इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको डाउन राउंड भी करना पड़े ना, तो इट इज स्टिल अ राइट इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर स्टिल डूइंग जस्टिस टू पीपल हु एंटर्ड। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि हमको सबको प्रॉफिट ही बना के देना है। मेरा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए आपने किसी का पैसा लिया है, उस पैसे की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस वैल्यू को सीख गए ना, तो आपका डाउन राउंड हो अप राउंड हो जो भी हो, अगर आपने सही किया है इफ एथिकली और राइट, तो आप आगे जाके उसको रिटर्न दोगे ही दोगे। तो डाउन राउंड होते नहीं है, और वो करना भी कोई नहीं चाहता, आप कोई फाउंडर भी नहीं चाहता।
लेकिन अगर उस डाउन राउंड से कंपनी बच रही है तो अगेन स्ट्रैटेजिक बोर्ड्स चीजें बहुत सारी देखनी पड़ती है, पर वो डाउन राउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन के लिए, विद अ केवियट जो हमारे प्रीवियस इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि ट्राई डिफरेंट मेथड्स। अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैपिटल रेज करना, एक तो हो गए जो इन्वेस्टर्स रेज करते हैं, जो हम इन्वेस्टर्स से लेते हैं, दूसरा होता है बैंक्स, तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में कम एक्सप्लोर्ड है, कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फाइनेंस, जैसे ग्रिप हो गया। क्रेडिट लाइंस देने वाले बहुत लोग होते हैं, जैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गया, रिसीवेबल्स पे फाइनेंस हो गया, ये सारी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हो, आपका रिसीवेबल्स होगा ही होगा, और अगर रिसीवेबल्स है तो उस पर बहुत लोग बैठे हैं जो फाइनेंस कर सकते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरी इक्विटी इज ग्रेटर देन दैट डेट दैट आई एम टेकिंग, या मेरा डेट इज स्टिल ओके, आई कैन सर्व दैट डेट। तो डेट की वैल्यू हम भूल चुके हैं एक्चुअली। नॉर्मल इंडस्ट्रीज डेट को वैल्यू करते थे क्योंकि उनको मालूम था यार मैं मेरी इक्विटी किसी को नहीं देना चाहता, राइट, मेरी कंपनी है, मैंने मेहनत से बनाई है, मैं बैंक का 8% ब्याज या 7% ब्याज दे दूंगा, वो मेरे लिए फिर भी सस्ता है क्योंकि मेरा बिजनेस उससे ज्यादा देगा। आज के दिन पे हमको ऐसा लगता है कि डेट तो लेना ही नहीं है, इक्विटी फ्री में बट रही है, जाने दो। तो एक फाउंडर जो पहले 100 करोड़ का बिजनेस बनाता था, राइट, उसके पास 80% कंपनी होती थी। आज आप देखो 100 करोड़ के बिजनेस बनाने वाले लोगों के पास 50% से ज्यादा इक्विटी नहीं होती, तो आपने 30 करोड़ तो ऐसे ही लॉस कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए CFO, CEO और CTO और COO, ये चार जनों, इनफैक्ट मैं पांचवा भी ऐड करता हूँ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, क्योंकि फ्यूचर उसका है, CSO, ये 5 जन होना बहुत जरूरी है। या तो एक आदमी जो खुद चला रहा है वो इनको हायर कर ले, या ये 5 को फाउंडर्स ले लें। इससे क्या होगा, ये जो प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी है ना, कभी आपकी डाइल्यूट नहीं होगी, और आप क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसे तो है ही ना, तो आप उससे डेट को सर्व कर सकते हो। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज बना रहे हो और टेक्नोलॉजी कंपनीज पे सोच रहे हो कि डेट लेंगे, वो कभी सर्व नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज में डेट सर्व नहीं हो सकता, इसलिए आपको इक्विटी देनी पड़ती है। पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर इक्विटी दे रही है ना, तो दैट्स द लास्ट रिसोर्ट। इक्विटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड मेरे लिए इक्विटी इज हायर देन योर डेट। डेट सर्व कर सकते हो, डेट की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, इक्विटी की लाइबिलिटी जब तक कंपनी है तब तक खत्म नहीं होती। इसलिए ये फंड रेजिंग में वैल्यूएशन और इस प्रपोर्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट जो आई थिंक आजकल लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो नए फाउंडर्स हैं वो शायद नहीं समझ पा है। रहे नहीं इस बात समझ, को। शायद नहीं समझते। क्योंकि मैंने कल ही मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप यकीन नहीं करोगे कि जो टॉप जजेस हैं शार्क टैंक के, उनके पास जो अपनी खुद की कंपनी की इक्विटी है वो 50% से दूर की बात है, 30% से भी कम है। जोमेटो हाँ, में दीपिंदर गोयल हैज 5.5% इक्विटी। करेक्ट। तो आजकल ये आ गया है, तो लोग कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी कंपनी का छोटा सा हिस्सा है एज कम्पेयर टू छोटी सी कंपनी का बड़ा सा हिस्सा, तो वो ज्यादा बेटर है। आई थिंक उस पे लोग जाने लगे हैं, उस ट्रेंड पे। करेक्ट। अब वो डिपेंड करता है, दीपेंद्र गोयल सर ने 20-15 साल दिए उसको बनाने के लिए, उसके बाद 5% इक्विटी। अगर 4 साल पहले तक या 5 साल पहले तक देखोगे तो उनके पास बहुत इक्विटी थी। सो अगेन इट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। जो आप डे 1 पे 50% दे दोगे, रिजर्व 10 साल बाद 50% दिख रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। और बहुत बड़ी कंपनी का छोटा सा हिस्सा तभी बन पाओगे जब आप खुद उस कंपनी के साथ रहोगे। आज आपने अगर 100 करोड़ में 80% मार्केट को दे दिया तो आपके पास बचा ही क्या देने के लिए, तो आप तो 100 करोड़ से बना ही नहीं पाओगे कभी ज्यादा। सो वो एक थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होना पड़ेगा। और या तो आप ये बोल दो कि मैं 100 करोड़ में सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज अ वे आउट, इट्स ओके, हमको नहीं बनना, हमको कोई खरीद ले या हम इसी को चलाएंगे, सिंपल। मैं तो आज भी बोलता हूँ लोगों को, वैल्यूएशन एक चीज हो गई। बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल है फिजिक्स वाला, ब्रिलियंट फाउंडर, लेस इन्वेस्टमेंट, हार्डली एनी कैपिटल रेज, एंड ही इज अ बिलियनर, राइट। और वो तभी हो पाया जब उसने एक वर्स सिचुएशन में एक राइट सोल्यूशन को ढूंढा। अगर वो मौका भी आपके पास आए ना, तो हम कई बार क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करना ही भूल जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं यार ये तो हमने भी सोचा था। तो ये इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और साथ साथ में मैंने बोला ना, ग्रीड वर्सेस वो है कि कॉन्फिडेंट कितने हो आप अपने बिजनेस के लिए। अगर आप सिर्फ पैसे चेज कर रहे हो तो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ये मेरा बॉटम लाइन। तो प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं फंड रेज करने के, फॉर फॉर एन फॉर अ फाउंडर? प्रोज ये हैं कि कंपनी का अगर जरूरत हो, तभी कैपिटल का जरूरत हो,
तो प्रोज ये हो जाती हैं कि आपकी कंपनी ग्रोथ में जो शायद आप नहीं कैपिटल रेस करते तो 3 साल लगते और ये कैपिटल थे शायद 1 साल में हो जाए। ये सबसे बड़ा प्रो होता है। कैपिटल रेस करने के लिए हमारी जर्नी को शॉर्ट करना जरूरी होता है। दैट इज वाई कैपिटल इज नीडेड, चाहे वो बैंक से लो चाहे किसी इन्वेस्टर से लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्रो है, जो मेरे को ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हैं तो वो बिजनेस में बहुत ज्यादा चीजें वैल्यू ऐड करते हैं। आपकी पैकेजिंग अगर ठीक नहीं है तो पैकेजिंग में ऐड करेंगे, टेक में अगर कुछ चीजें मिसिंग है तो वो टेक वाली चीजें ऐड करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वैल्यू ऐड करते हैं। कौन ये है कि आपकी इक्विटी जाती है, या तो आपका इक्विटी जाता है या आपका डेट बर्डन बढ़ता है। तो कैपिटल, मैंने वही बोला और मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, चद्दर उतना ही फैलाना जितनी आपकी पहुंच हो, उससे ज्यादा मत करना, वरना क्या होगा कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे और फिर लोन या इक्विटी को वापस देने के लिए वापस लोन लेना पड़ेगा और उस साइकिल में आप फंस जाओगे। सो इट इज बेटर टू मेक अ कंपनी इन 5 years देन टू बी अ बैंकरप्ट पर्सन इन अ ईयर। सो द चॉइस इज योर्स, आपको क्या बनना है। सो ये प्रोज और कॉन्स है मेरे। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक फाउंडर में या उनकी कंपनी में क्या देखते हो? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि किस चीज की वजह से आप इन्वेस्ट कर देते हो? क्या ऐसी मैं चीज है? सबसे पहले फाउंडर को देखता हूँ और उसका एक ही रीजन, अ गुड फाउंडर कैन सेल एनी प्रोडक्ट बट अ बेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड बाय अ एवरेज फाउंडर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, अगर आप फाउंडर अच्छे हो ना तो आप सेल्स तो कर ही लोगे। दैट्स वन। सेकंड, मैं जो देखता हूँ फाउंडर के बाद जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर नई कंपनी है तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज्यादा चेक नहीं कर सकते, लेकिन नई कंपनी में हम फिर देखते हैं कि नेक्स्ट 2 साल में वो कैसा रहा उनका। और अगर हमको एग्जिट का मौका मिलता है क्योंकि रेड फ्लैग्स हैं तो हम निकल जाते हैं या फिर हम राइट ऑफ कर देते हैं। वेरी क्लियर। मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता कि राइट ऑफ करना गलत होता है। मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी आपके लिए वैल्यूएशन बढ़ा के इन्वेस्टमेंट ला रही है, उससे ऊपर मेरे लिए वो कंपनी होगी जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो मेरे लिए वो मैटर करता है। थर्ड, उनके प्रोसेसेस और लोग जो वो आगे ले रहे हैं और वो जो बना रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। अगर लोग है ना, ढंग के लोग हैं टीम में, वो अगेन इट्स लाइक राइट टीम कैन डू वंडर्स। तो राइट टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज मुझे किसी ने 5 करोड़ का ऑर्डर दिया तो क्या मैं उस 5 करोड़ के ऑर्डर के लिए अपने प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए कंपनी के प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार हमारे लेवल पे जब हम अर्ली स्टेज में पैसा डालते हैं तो प्रोडक्ट तो होता भी नहीं है या मिनिमम एमवीपी स्टेज पे होता है। तो हमको लगता है कि हमारे लिए फाउंडर का रोल इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिस्ट डाउन किए। और मेरे लिए 5 P's होते हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस। विद पेशेंस एंड परसिवरेंस विल ऑलवेज गिव यू प्रॉफिट्स। तो हम ये इसको बाय हुक और क्रुक फॉलो करना चाहते हैं। ये 7-8 सालों के बाद ये प्रोसेस बने, तो मुझे भी बहुत टाइम लगा कि सही क्या है उसको जानूं समझूं। मैं 50 पॉडकास्ट सुनता हूँ तो जाके मेरे को कुछ और समझ में आता होगा कि हाँ यार, ये भी एक नजरिया हो सकता है। सो बहुत लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो टाइम डालते हैं, मैं उसी को उन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स पे कुछ शॉर्ट पॉडकास्ट या वीडियोस के लिए डालता हूँ। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आप दिन के 5 घंटे से पहले 1 घंटा थोड़ा सा इसकी तरफ आओ तो आप धीरे धीरे सीखना चालू करें और आप सीखोगे, ये गारंटी है। क्योंकि आपसे बड़ा जिसने भी बिजनेस बनाया है वो आपको कुछ ना कुछ तो पक्का सिखाएगा। एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग, एंड इफ यू लर्न वेल यू विल अर्न वेल। तो वो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपने जो फाउंडर वाली बात कही, तो फाउंडर में आप क्या देखते हो? सबसे पहले क्या तो चीज? उसने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसके पीछे उसने कितने पापड़ बेले। प्रोडक्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, राइट। किसी से लेके उसको बेचना बहुत इजी है और खुद बनाने में एक जर्नी होती है। वो जर्नी, उस फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली से आता है, उसने क्या क्या किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसका रीजन क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है। आदमी अगर आपके साथ 6 घंटे है और वो 6 घंटे में पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहा है ना, तो आदमी पॉजिटिव होता है, राइट। अगर वो नेगेटिव भी बात कर रहा है ना, तो भी आपको परखना पड़ेगा कि कौन से सिचुएशन में नेगेटिव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि फाउंडर पैशनेट है कि नहीं, फाउंडर एथिकली राइट है कि नहीं, कोर चीजों को नहीं छोड़ेगा, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, राइट, उसने अपने लाइफ में क्या क्या किया है। और फिर मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ हर फाउंडर से, तुम क्या बना रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, राइट।
और अगर बिलियन डॉलर कंपनी बना रहे हो ना, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं हर कंपनी बिलियन डॉलर वाले में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कुछ अच्छे लोगों में इन्वेस्ट करना चाह सकता हूँ जो अपने साथ साथ मुझे भी ग्रो करे। तो मेरे लिए हर बिजनेस बिलियन डॉलर जो बनता है, जो ऐसा बोलता है ना, वो उसका विजन बहुत अच्छा है, सपने बहुत अच्छे हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि उस बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को पार करना पड़ता है। सो डोंट चेज becoming a billionaire, chase becoming a good company and you will end up being a billionaire। ये मेरा थीम है। तो हमारे लिए फाउंडर्स में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो कर रहा है वो सही करेगा। अब नहीं चला बिजनेस तो ठीक है, नहीं चला यार, बहुत लोगों का नहीं चलता, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एथिकली तो सही था ना, एथिकली तो उसने कुछ गलत नहीं किया, प्रोडक्ट तो उसने ढंग का बना ही दिया था। अब नहीं चला, नहीं चला, कई बार नहीं चलते हैं, कई बार। अब गेमिंग इंडस्ट्री है, राइट, कई बार हमको लोग पूछते भी हैं, यार कि हमने गेमिंग इंडस्ट्री बना लिया, आज जीएसटी इतना आ गया, आज टैक्स इतना आ गया, तो हमको मूव आउट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बोला देखो यार, टैक्स आता है प्रॉफिट के ऊपर, पहले प्रॉफिट तो बना लो, बिजनेस तो बना लो, राइट। फिर टैक्स के लिए हम गवर्नमेंट से बाद में लड़ लेंगे कि सर हमको सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, ठीक है, पहले बिजनेस तो बनाओ। हम चले जाते हैं सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे कि यार 28% का जीएसटी आ गया। अरे पहले बिजनेस तो बना लो, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का, 28% का जीएसटी बाद में दे देना। बहुत सारी चीजें ना यंग फाउंडर्स भूल जाते हैं और वो सोल्यूशंस को ढूंढते ही नहीं है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रहते हैं, और ऐसे फाउंडर्स से हम भागते हैं। हमें ऐसे फाउंडर्स नहीं चाहिए, हमें फाउंडर्स ऐसे चाहिए जो बोलेंगे सर कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, हम काम करेंगे, दिन रात लगा के मेहनत करके काम करेंगे, चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इट, बॉटम लाइन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट तो एज अ वीसी फर्म, लाइक आप क्या, जैसे कुछ स्टार्टअप जो है फेल भी होते होंगे, डेफिनेटली हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ बंद भी हो जाते होंगे कम्प्लीटली, तो उस चीज में एज एन इन्वेस्टर आपका नुकसान होता होगा, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो? तो देखो, नुकसान होना है तो हमको मालूम है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि उस नुकसान को मिनिमाइज मिनिमाइज कैसे करें। और मेरे इन्वेस्टमेंट का डे वन पे ये रोल था, और जैसे जो भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी में जोड़ते गए, मैंने उनको भी समझाया, इट्स गुड कि अगर आपके पास एक सम है तो आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पर ये याद रखो कि उसका रिस्क हेजिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्स अमाउंट है और सारे एक्स को आप एक ही स्टार्टअप में डाल दोगे, तो चांसेस ऑफ रिस्क इज हाई। और अगर आप उसको 2 4 5 स्टार्टअप्स में डालोगे, तो चांसेस ऑफ रिस्क इज लेस, राइट। तो वो हेजिंग आपको आना पड़ेगा। अब कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो हमको ये मालूम है कि यार हमने एक्स अमाउंट डाला है, उसको हमको राइट ऑफ करना है। अब जो बाकी बैलेंस है उसको हम कैसे स्टार्टअप में डालें कि उस रिस्क को हम एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकें। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते ऑनेस्टली, हमारा आउट हो गया और कंपनी बंद हो गई तो पैसा गया, सिंपल। बट फ्यूचर में उससे एक चीज हम सिर्फ चेंज करते हैं कि यार अगर हमने वो सेक्टर पकड़ा था, तो सेक्टर में क्या मिसिंग था जो शायद दूसरे स्टार्टअप में हम ढूंढ के एटलीस्ट इसमें हम वो लूज नहीं करें। बट आई विल बी ऑनेस्ट, हर्ड मेंटालिटी पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि अगर मारिया ने पैसे डाल दिए तो प्रतीक को भी डालना जरूरी है, और प्रतीक ने डाल दिए तो अनुज को भी डालना जरूरी है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। इन्वेस्टमेंट सबके लिए अलग होता है। पहले इन्वेस्टमेंट्स होते थे रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारी चीजों पे, इक्विटी मार्केट्स पे। अब लोगों ने स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स चालू किए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, तो अगर आप अपनी फील्ड के स्टार्टअप को ढूंढ पाओ, तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो आपके सेल्फ बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपके पास, हम बोलते हैं, अच्छा पैसा हो ना, तो उसको भी आप धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करो। जोश में मत आ जाओ कि यार इंडिया में आज के आज ही सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, फ्यूचर में कुछ नहीं बनने वाला। सॉरी, इंडिया 20 साल की जर्नी पे है, 25 साल की जर्नी पे। आज जो आप करोगे वही नेक्स्ट 5 साल में कोई और कंपनी करेगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। और सारी इंडस्ट्री में 5 किंग होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही किंग होगा, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होती, ऐसी बहुत कम इंडस्ट्रीज होती, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अल्टीमेटली, आपके लिए गुड रिटर्न क्या है। मेरे लिए 12% इज अ गुड रिटर्न, तो मैं 12% के हिसाब से प्लानिंग करूँ ना। ये क्यों देखूं कि मेरे 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 बाजू वाले को 100x रिटर्न मिला, तो चलो अपने भी स्टार्टअप में पैसा लगा देते हैं। नेवर डू दैट। वहां पे लोग पैसा हारते हैं। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर कि बॉस, मैं अपने रिस्क को कैसे हेज करूं, और मैं ये कैसी सारी चीजों को प्लानिंग करूं। तो मैंने कभी भी एक स्टार्टअप में पैसा नहीं डाला है, मैंने हमेशा बकेट ऑफ स्टार्टअप्स में पैसे डाले हैं। एंड दैट इज वाई कोई एक आध दो 5 7 10 बंद भी हो जाते ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला, वो कैपिटल ऐसा है जिसके लिए मुझे मालूम था कि रिस्क है, और सेकंड, जो सेकंड बेस्ट आइटम है
इज कि मैंने उसको रिस्क हेज किया हुआ है बाकी कैपिटल को अलग तरीके से। अच्छा, लाइक आप ब्रीफली बता सकते हो कि वीसी फर्म ऑपरेट कैसे करती है? वीसी फर्म ऑपरेट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फर्म बनाना बहुत अच्छी बात है, पर अगेन अगर फंड बना रहे हो तो सेबी का अप्रूवल चाहिए, और अगर एंजल नेटवर्क हो तो तरीके अलग होते हैं, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि एनबीएफसी को हिट नहीं कर रहे ना आपको, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है और क्राउड के साथ इन्वेस्टमेंट्स अलग हो। तो पहले तो मॉडल राइट होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट के पास बैठना पड़ेगा। फिर मॉडल डिफाइन करने के बाद एटलीस्ट दो पिलर्स चाहिए आपको, एक जो आपके लिए रिसर्च कर सके ऑन द स्टार्टअप्स जो आपके पास आ रहे हैं, और सेकंड जो आपके लिए इन्वेस्टर्स या एलपीज हम बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स ढूंढ पाए उस फंड में आपके साथ पैसा डालने के लिए। जब ये दो फेस होते हैं तो आपका काम है कि आप इसको स्ट्रेंथ करो, 3-6 महीने डाल के अच्छे स्टार्टअप्स का पूल बनाओ। मेरे से पूछोगे तो सबसे पहला कैपिटल खुद का डालो, भले ही छोटा डालो, क्योंकि अगर सेल्फ कैपिटल नहीं है ना तो आप पे बिलीव क्यों करेगा कोई, ठीक है। तो प्लीज डोंट बिकम अ ब्रोकर, बिकम अ इन्वेस्टर इन स्मॉल कैपेसिटी, या आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी। अगर मेरा आज तक का 7 इयर्स का थंब रूल है, मैंने उस कंपनी में ही लोगों से पैसा डलवाया जिसमें मेरा पैसा है, और तभी डलवाया है जब सारे फाउंडर्स ने उस इन्वेस्टर से बात की। इसके बिना मैं कभी किसी से 1 रुपए भी नहीं बोलता कि आप डाल दो पैसा, और यही पॉलिसी अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप लॉन्ग टर्म घोड़े बन जाते हो, क्योंकि लोगों को आपने रिस्क बता दिया। देखो, कैपिटल जीरो होना इज द लास्ट, आई थिंक वो कभी नहीं होता, वो होता भी है तो बहुत लास्ट सिनेरियो, आपने बहुत कुछ गलत किया होगा तो होगा, वरना कैपिटल जनरली इज ओके, इट्स नॉर्मली प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि सर रिस्क है, आपको कोई पैसा मिले नहीं मिले हमारा कोई गारंटी नहीं है, और कोई नहीं बताता, ये सब बोलते हैं सर हम 10x बना देंगे, हम 15x बना देंगे, हम ये कर देंगे। प्लीज कोई चांद तारे नहीं बिक रहे। अंडरस्टैंड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट क्लास ऑफ एसेट्स करंटली, बिकॉज आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरह लॉस बुक नहीं कर सकते। अगर आपका कैपिटल लगा है तो जब तक कंपनी या तो बिकेगी नहीं, या आईपीओ नहीं आएगा, या सेकेंडरी नहीं होगी, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलना। ये समझाना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपकी इन्वेस्टमेंट कमिटी जो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है वो इम्पोर्टेंट है। आज मेरे लिए, मेरे को मालूम है कि जब तक मैं मेहुल भाई से अप्रूवल नहीं लेता तब तक उस कंपनी में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपनी लेवल ऑफ डीडी करते हैं, फिर मेहुल भाई अपनी लेवल ऑफ करते हैं, और मेहुल भाई से हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने 12 साल उसी काम में दिए, राइट। तो हमारे लिए हमारे सर हैं, आपके लिए कोई आपकी स्ट्रेटेजिक बोर्ड होगी जो डिसीजन लेगी, तो वो होता है, और उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट होता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीसी फर्म को ये ना समझें कि आपने डेक भेजा और कल आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। मिनिमम 3 हफ्ते लगते हैं उस डेक को रिव्यू करके वापस आने में, और अगर वो आपके पास नहीं आए ना इसका मतलब आपने उनको इंटरेस्ट नहीं किया, ये भी समझ लेना। बहुत अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी अच्छी बनाई है, वो क्या करते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, वो भरवाते हैं और उसके ऊपर उनका स्कोर निकल जाता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो वीसी फंड्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, पर बॉटम लाइन यही है, एक स्टार्टअप आया, उसको इवेल्युएट किया, आईसी कंपनी ने अप्रूव किया, उसके बाद हमने इन्वेस्ट कर दिया। पर अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और मास इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे, और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि बॉस हमको 20 साल सोचना है, हमको 2-3 साल नहीं सोचना, और वैल्यूएशन को ध्यान रखते हुए और बॉटम लाइन विच इज द प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखते हुए आगे इन्वेस्ट करना है, ना कि खाली बड़ी बड़ी बातों पे इन्वेस्ट करना। ओके, बेसिकली लॉन्ग टर्म सोचना, लॉन्ग और टर्म। मतलब हर चीज को इवेल्युएट करके, रिस्क भी है तो कितना है, एक हर्ड के साथ नहीं चलना। जैसे एक वेव आती है ना कि सब लोग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज करेक्ट। में नहीं भागना। आपको थोड़ा तो एक्टिव बनना पड़ेगा ना, और पैसिव इन्वेस्टर बन रहे हो तो पैसिव इन्वेस्टर एटलीस्ट फंड के साथ बनो जिन फंड की क्रेडिटेबिलिटी, या उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपका मैनेज कर पाए एटलीस्ट ढंग का। लेकिन आप खाली ये बोल दोगे मेरे पास इतना अमाउंट है बस लगा दो, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मैंने बहुत ज्यादा आते हुए नहीं देखा है। थोड़ी सी ओके। कदर होनी पड़ेगी तभी आपको वैल्यू दिखेगी। और ये अगेन हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ब्रदर्स हो गए, उन्होंने जो ये किया है ना, उनके सामने हम कुछ नहीं। हम बहुत फास्ट हो गए हैं कि बस आज ही डिसीजन लेना है, आज कुछ नहीं होता, टाइम लगता है और पेशेंस होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो अच्छा, ये दुबई में बेनिफिट्स क्या हैं? अगर कोई स्टार्टअप जो है, आजकल बहुत आ रहा है कि आप दुबई ज्यादा बेनिफिशियल है स्टार्टअप अपना स्टार्ट करने के लिए, क्या बेनिफिट्स हैं दुबई के? देखो यूएई में फर्क ये है, एक तो ग्लोबल मार्केट मिल जाता है, ठीक, तो बहुत इजीली इंडिया से नहीं मिलता, क्योंकि कई बार कस्टम्स अदर अदर कंप्लायंसेस होते हैं जो यहाँ पे कम है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है कई बार, राइट, अगर आपने जुरिस्डिक्शन राइट समझी
तो कॉस्ट इफेक्टिव है। प्लस थर्ड, मैंने वही बोला ना, आज अगर मुझे शार्क्स के साथ रहना है या मुझे अमन गुप्ता से मिलना है, तो अगर मैं दिल्ली बैठा हूँ ना, तो मुझे अमन से मिलना बहुत इजी हो सकता है, या मुंबई बैठा हूँ ना, तो मुझे अमन से मिलना इजी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सोचूं यार मैं सूरत बैठा हूँ और उनको हम बुला लेंगे और वो मिल लेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। इसलिए कई बार आपकी प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट्स चाहिए, पुश उसकी तरफ है कि हाँ मुझे ग्लोबल मार्केट चाहिए, इसलिए यूएई जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यूएई इज अ कॉस्टली अफेयर, आई विल बी ऑनेस्ट। हर स्टार्टअप यूएई अफोर्ड नहीं कर सकता। टेक कंपनीज कर सकती है क्योंकि उनके लिए $1,500 का एक प्लान इन है। बट उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि बहुत अच्छा लगता है जब न्यूज में सुनते हैं, लेकिन ऑनेस्टली जब तक आप एक स्टेज पे नहीं आ सकते, और जब तक आप 10-20 हज़ार डॉलर, जिसको हम 8-10 लाख रुपए बोलते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तब तक आप ग्लोबल मार्केट्स में कहीं भी नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोगों ने सिंगापुर में कंपनी बनाई है, होल्डिंग कंपनीज, तो वो ठीक है, बनाना अच्छी बात है, पर हम मैनेज नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं कर पाते। जिनके पास भी सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, इन कंपनीज की एंटिटीज होंगी या होल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, वो तब होगा जब वो ग्रो हो चुकी है। क्योंकि फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इन्वेस्टर्स के रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करें, राइट। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक मार्केट में बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूएस या यूके या इंडिया, जहाँ पे टैक्स रेट्स कंपेरेटिवली लिटिल हायर है, राइट, तो वहां पे से हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न कैसे ज्यादा बना सकें, उसकी प्लानिंग अलग होती है, वो स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन आप खाली ये सोचोगे कि हाँ यार ठीक है हम टैक्स बचाने के लिए यूएई आ जाते हैं, इट्स नॉट अ राइट थॉट। ग्लोबल मार्केट एब्सोल्युटली, ग्लोबल कैपिटल एब्सोल्युटली, द रीजंस लोग यूएई मूव होते हैं। कॉस्ट वाइज आई एम सॉरी, यूएई बहुत एक्सपेंसिव है, राइट, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका उद्देश्य ग्लोबल जाना है, या आप उस प्रोडक्ट को हर गली नुक्कड़ में पहुंचाना चाहते हो वर्ल्ड के, तो दिस कंट्रीज विल वर्क। अदरवाइज एट द बिगिनिंग यू शुड नॉट एम, बिकॉज इंडिया समुंदर है यार, मतलब इतनी चीजें हैं ना इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए, जो आप जितना चाहो उतना कर सकते। ओके, तो मैंने बेसिकली पहले रिसेंटली एक बिजनेस बनारस तो के बारे बना में भी लें। बहुत अच्छा सुना था। हाँ। मतलब बनारस हैज ग्रोन अ लॉट, स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ बनारस इज ग्रोइंग, राइट, जो हम सोचते सुनते भी सोच भी नहीं सकते थे। लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक आप अच्छी तरीके से नेविगेट करोगे तो आप सही जगह बैठे हो। बेसिकली पहले बिजनेस तो बना लें, उसके बाद सोचें कि अब उसको आगे क्या हमें टैक्स बचाना है, क्या करना है। एक विजन बोर्ड बिजनेस में तो डाल के बनना रखो चाहिए पहले। ना, विजन बोर्ड में डाल के रखो हाँ। 2026 यूएई, दैट्स फाइन। आप वहां तक पहले चलो तो सही, पहले डे वन से सारी चीजें सोचोगे ना और कंपेयर करोगे, अगेन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो आप एज एन इन्वेस्टर, आपकी अर्निंग क्या है? इन्वेस्टर्स आप। की अर्निंग कुछ नहीं होती, पर हाँ मैंने कुछ 40+ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एंड आई कैन प्राउडली से मैंने 7 एग्जिट ले लिए। इन्वेस्टर्स अगेन मेरे को, आप मेरे से किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे कि आपकी अर्निंग क्या है, अगर स्टार्टअप रिलेटेड बोलूँ तो उनकी अर्निंग एग्जिट होती है, राइट। और मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मैंने अगर कैपिटल 1.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए लगाए होंगे, तो मेरा कैपिटल इंटैक्ट है, और मैंने 7 कंपनीज से इतनी अच्छी एग्जिट ले ली कि मेरा कैपिटल मेरे पास वापस आ चुका है, अब मैं प्रॉफिट्स में ही हूँ, राइट। तो मैं ये जरूर बता सकता हूँ। पर अगर आप ये सोचोगे इन्वेस्टर्स की रिटर्न क्या होती है, स्टार्टअप्स में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। हाँ, स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न मिलता है, स्टार्टअप्स में कोई रिटर्न नहीं होता। बट एवरेज अगर मैं देखूं, तो मैंने 18 से 20% कमाया है एनुअली कंपाउंडेड। तो मेरा रोड मैप अच्छा है, मेरे फाउंडर्स के साथ कनेक्ट अच्छे हैं, और मैं जिस भी कंपनी में हूँ वहां पे मेरा 1-to-1 रैपो है उस फाउंडर के साथ। सो ये मैंने कमाया है। अगर कोई मुझसे पूछता है मैंने क्या कमाया है, तो मैं फाउंडर्स के साथ रैपो में हूँ, मैं उनको जानता हूँ। तो आज बड़े बड़े नाम लोगों के लिए होते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे पूछता है यार स्टार्टअप इंडस्ट्री में आप किससे बहुत ज्यादा बात करते हो, तो मैं अर्जुन वैद्य से बहुत बात करता हूँ, मैं सार्थक आहूजा से बहुत बात करता हूँ, राइट। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, राइट, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और मेरे लिए हॉबिट के फाउंडर्स गौरव अर्पित से लेकर डेसीवुड के फाउंडर्स करण, ये सब दिल्ली के नाम है, राइट, जो लोगों को पता भी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर उन लोगों से लेकर फार्म से का फाउंडर जो अहमदाबाद बेस्ड है, मैं इन सब से कनेक्टेड हूँ। और गुड थिंग इज मेरे को इतना पता है कि मैंने उन लोगों की कंपनियों में पैसा लगाया है जिनको मैं जानता हूँ, ये मैंने कमाया है।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 की 40 कंपनियां में से एक भी राइट ऑफ नहीं होंगी, क्योंकि कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, वो ठीक है। बट ये पक्का बोलूंगा कि मैंने बहुत सोच समझ के, दोस्त बना के, चीजों को समझ के पैसे लगाए हैं, ना कि सिर्फ किसी ने बोल दिया तो मैंने पैसे लगाए। वो मैंने कभी भी नहीं किया। क्या? बट हाँ, तो मैं रिटर्न अच्छा बनाता हूँ। 18% से 20% रिटर्न बनाता हूँ मैं, अगर कंपाउंडेड देखूँ। ऑफ कोर्स आप सीए हो तो नंबर्स की समझ तो ऑब्वियसली आपको होगी करेक्ट। ही, तो वो काफी हेल्प करती है पैसे बनाने में भी। ठीक है प्रतीक, लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड काफी कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली भी, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी जो भी आपने चीजें बताई। तो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर थैंक लाइक यू कमिंग टू मरिया। द और शो। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, आप मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी और मेरा मेरा लिंक्डइन पेज, सब कुछ एकदम ओपन है। आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, और लाइक नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई कम टू दुबई, तो देखते हैं, सोचते हैं ऑफलाइन मैं दिल्ली में पॉडकास्ट होऊंगा तो करने मैं का। पक्का आपसे या फिर मिलूंगा। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली, चल प्रतीक, तो थैंक यू सो थैंक मच। यू, ओके परफेक्ट, देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक बाय बाय। यू।